हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम एग्रीकल्चर के में जो भी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं उनके बारे में ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करने वाले हैं। और ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हमारा है क्रॉप वो है वीट। वीट आमतौर पर हम इसको गेहूँ हिंदी में कहते हैं। और अगर हम बात करें उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में सर्वाधिक उगाया जाने वाला और खाद्यान्न का जो बैकबोन है वो गेहूँ है। उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ। वैसे तो ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड में देखोगे तो चावल का जो कंजप्शन है वो बहुत अधिक होता है। शुरुआत करते हैं इसकी फसल के लिए। अगर हम देखेंगे तो इसके लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान बहुत उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि जनरली आप अगर देखेंगे गेहूं एक टेम्परेट फसल है। टेम्परेट का मतलब है समशीतोष्ण इलाकों में उगाई जाने वाली फसल है। लेकिन चूंकि ट्रॉपिकल्स के एरिया में जब भी विंटर्स होता है उस समय ये उगाई जाती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो ये रबी की फसल में आता है। इसके लिए रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर के अंतर्गत होना चाहिए। इसके अलावा होता यह है कि गेहूं की सिंचाई की देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो अवस्था होता है वो कब होता है कि जब क्राउन रूट इनिशिएशन होता है। देखो अलग अलग प्रकार की रूट्स होती हैं, जब ताज किले निकलते हैं इसमें, ठीक है, उस समय हमें पानी बहुत आवश्यक है देना। किसको? पानी को। इसी समय सिंचाई की बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था जो होती है क्राउन रूट इनिशिएशन, इसी को हम सबसे क्रिटिकल मानते हैं गेहूं की फसल में। अगर आपने इसमें पानी देने में लेट कर दिया क्राउन रूट इनिशिएशन के समय, तो फिर गेहूँ की पैदावार इम्पैक्ट हो जाती है। इसके अलावा गेहूँ दाना जब पिसाते हैं हम लोग, ठीक है, आटा बनाने के लिए, तो उसमें विटामिन B1, B2 और B6 का ह्रास हो जाता है, यानी कि ये ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आटा जो चक्की होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है आटा। इस वजह से देखो विटामिन B1 रेटिनॉल, विटामिन B1 से थाइमिन, B2 राइबोफ्लेविन और विटामिन B6 पायरोक्सिडिन, ये 3 विटामिन इसमें ह्रास हो जाते हैं जब गेहूँ पिसाया जाता है। इसके अलावा गेहूं में अगर खरपतवार की बात करें तो गेहूं में एक मेजर खरपतवार आता है जिसको बोलते हैं फ्लैरिस माइनर। फ्लैरिस माइनर को हम कभी कभार क्या है गेहूं का मामा भी बोला जाता है। ये एक खरपतवार है और ये इसकी उपचार के लिए हम आइसोप्रोट्यूरोन नाम का जो वीडीसाइड होता है इसको इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार एग्जाम में डायरेक्ट यही आ जाएगा कि आइसोप्रोट्यूरोन किस फसल में इस्तेमाल किया जाता है, किसके? खरपतवार नाश के रूप में। इसके अलावा गेहूं को बोने की कई विधियाँ, उनमें से अगर हम बात करेंगे डिबलर विधि। आमतौर पर तो गेहूं में 100 किलो पर हेक्टेयर बीज लगता है, लेकिन अगर आप डिबलर विधि से बिजाई करेंगे गेहूं की तो 20 से 30 केजी पर हेक्टेयर लगता है, यानी कि बहुत ही कम, ऑलमोस्ट इसका चौथाई भाग लगता है। जीरो टिलेज फर्टी सीड ड्रिल भी एक तकनीक है, यानी कि एक तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल, एक मशीन होती है जिसके द्वारा वीट की बिजाई करी जाती है। जीरो टिलेज फर्टी सीड ड्रिल के माध्यम से, और जीरो टिलेज की। दूसरी ओर अगर हम देखेंगे कि कौन सी वैरायटी गेहूं की पूरे इंडिया में उगाई जाती है, तो उसका नाम है टी के जब भी रहेगा तो टी का है ट्रिटिकम गेहूं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ये पूरे इंडिया में उगाया जाता है। इसके अलावा गेहूं में लगने वाले जो रोग हैं जनरली, उसमें देखेंगे पहला जो सबसे रस्ट इसमें लगते हैं गेहूं में, 3 प्रकार के रस्ट, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। तो रस्ट जो रोग है वो गेहूं में लगते हैं। इसके अलावा करनाल बंट जो है वो एक फंगल डिसीज होता है, और जो जिस फंगस की वजह से ये होता है वो है टिलेटिया इंडिका। क्या नाम है? टिलेटिया इंडिका की वजह से कर्नल बंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक साहू डिजीज़ भी होता है गेहूं में, नाम क्या है? साहू रोग भी गेहूं में होता है। ठीक है, ये याद रखना ना, साहू रोग। तो राइट, चलिए अब हम देखते हैं अब यहाँ पर वीट से संबंधित जो भी वेराइटीज़ हैं उनके बारे में, कि इसमें कौन कौन सी इसकी वेराइटीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो देखो वीट में आप ये इमेज में इसमें लगाइए, देखो सोनालिका, जैसे सुबह सुबह होती है तो सुनहले कलर की, जब बीज की गेहूं की बालियाँ जब पक जाती है तो सुनहला कलर देती हैं। और यही इसका इसी जो वीट्स हैं गेहूं की, जो सीड्स हैं, जो वेराइटीज़ है, अधिकतर इसी को मद्देनजर इनके नाम रखे गए। जैसे कि सोनालिका है ना, सुनहला कलर का सोनालिका। अर्जुन है ना, अर्जुन देखो जो ट्रैक्टर है, अर्जुन महिंद्रा का एक ट्रैक्टर भी है, तो उसे ऐसे याद रखो कि अर्जुन से बिजाई होती है किसकी? गेहूं की। अब 2 नाम देखो, कुंदन और कंचन। कंचन कनक, कुंदन। कनक का मतलब होता है आटा, आटा काहे का? गेहूं का होता है, ठीक है ना। तो कंचन, वैसे कंचन का मतलब ही होता है सोना, और कुंदन का मतलब भी कैसा होता है? सोना। तो दोनों है, तो कंचन और ये कंचन और कुंदन सुनहले कलर के दिखते हैं, तो इस वजह से ये गेहूं की वैराइटीज़ होगी। अमर, तो अमर हम कैसे याद रख सकते हैं गेहूं के लिए? तो देखो
गेहूँ खाने से व्यक्ति क्या हो जाता है, अमर हो जाता है, इसी वजह से तो हम गेहूँ खाते हैं। अच्छा, दूसरी अलावा है भवानी। भवानी का मतलब ये है कि ये हमने गेहूँ को HW1085 वैरायटी नाम इस वजह से दिया गया, देखो भा और वाह है ना, वाह भा और वाह भवानी व्हीट। चंद्रिका, ये चंद्र के तरीके से, जैसे सुनहला, जैसे सुबह सूर्य उगता है उसी तरीके से चंद्रिका भी को हम याद रख सकते हैं ना, सूर्य और चांद किससे, वीट से रिलेटेड कर सकते हैं। देश रतन, रतन कैसा होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, सुनहला रतन चमकता है ना, तो देश रतन भी गेहूं का कंचन हो चुका है। इसके अलावा दो चीज़ें देखो, एक तो रहेगी आपकी गोमती और एक रहेगा गिरजा, तो गा और गा, यानी कि गोमती से गेहूं और गिरजा से भी गेहूं, गेहूं कई बार गिर भी जाता है, तो गोमती गिरजा दोनों किसकी वैरायटीज होंगी, गोमती गेहूं की। इसके अलावा प्रभानी, देखो प्रभा का मतलब क्या होता है, सुबह, और ये देखो आपके सामने सुबह का सीन दिख रहा है कि सुबह सुबह जब सुनहली वाल दिखती है तो प्रभानी। इसके अलावा कल्याण सोना, ये देखो मैंने हमेशा बोला कि सुनहली जो चीज़ है वो गेहूं से कनेक्ट कर लेना, तो सोना ये ठीक है, सुनहला कल्याण सोना। इसके अलावा नावी MG, एक बहुत ही कलरफुल वैरायटी होती है वीट की, पूछ लेता है कि कौन सी वैरायटी वीट की कलरफुल है, तो नाम क्या है, नावी। तो याद रख लो कि नावी बहुत कलरफुल होती है ना। तो अब इसमें ब्लैक, ब्लू और पर्पल 3 कलर का अलग डिफरेंट टाइप का सीड्स हमें देखने को मिलता है इसमें कलर। इसके अलावा अगर हम गेहूं की बात करें बौनी प्रजातियों की, बौनी जो प्रजातियाँ होती हैं यानी कि जो कम बढ़ती हैं, वो लरमा रोजो 64A है, सोनूरा, या ये देखो है ना, सोनूरा सोना के नाम से आ गई, सोनूरा 63 और सोनूरा 64, और मायो 64। इसके अलावा S2227। तो याद रखना, लरमा रोजो 64 है, सोनूरा 63, सोनूरा 64। इनमें से सोनूरा जो 64 है ये म्यूटेंट वैरायटी है, म्यूटेशन हुआ है इसमें, ठीक है, उत्परिवर्तन जिसको बोलते हैं, तो याद रखना सोनूरा 64 म्यूटेशन, 64 म्यूटेशन। हाँ 64A, ये 64A है और ओनली 64 है, तो जो म्यूटेशन वाली वैरायटी है वो ओनली 64 वाली है। इसके अलावा अब आप ये देखो क्वेश्चन कि पूसा बेकर करके एक वैरायटी है गेहूं की, ये भी होता है, बेकर का वर्ड रिलेटेड होता है किससे, बेकरी से, तो बिस्किट इसके अच्छे बनेंगे, सीधी सी बात है। तो पूसा बेकर की वैरायटी से बिस्किट्स बहुत अच्छे बनते हैं, और ये हमें पता है ज्योग्राफी में कि जोन एरियाज पे, कोल्ड रीजन्स में जहाँ पर ये गेहूँ उगाया जाता है उसके बिस्किट्स और ब्रेड बहुत अच्छा बनता है। तो जनरली पूसा बेकर अगर बिस्किट्स के लिए अच्छा है, तो कोल्ड रीजन और जनरली जो हिली एरियाज होते हैं जहाँ पर सर्दी पड़ती है उनके लिए पूसा बेकर की वैरायटी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा नोरिन 10 की बात करें, नोरिन 10 गेहूं में बोनेपन का जीन होता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि गेहूं में बोनेपन का जीन कौन सा, नोरिन 10 है। इसको जापान में, इस जीन को यानी कि नोरिन 10 को जापान में अलग किया गया था और फिर वापस कहाँ, USA लाया गया। इसके अलावा एक वैरायटी है गेहूं की मैक्रोनी गेहूं, जिसका साइंटिफिक नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। क्या नाम है, ट्रिटिकम ड्यूरम, जिसको हार्ड व्हीट भी मानते हैं, जैसे डी इसमें भी आ रहा है, डी इसमें भी आ रहा है, तो ट्रिटिकम ड्यूरम ये हार्ड व्हीट माना जाएगा। ये जो मैक्रोनी गेहूं है, जो शुष्क इलाके हैं, एरिड एरियाज के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त गेहूं माना जाता है मैक्रोनी या ट्रिटिकम ड्यूरम। तो दोनों नाम याद रखना, ट्रिटिकम ड्यूरम, ड्यूरम ड्राई एरिया के लिए, या फिर मैक्रोनी ये ड्राई एरियाज के लिए फेमस है। इसके अलावा ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल क्या है, वीट और मस्टर्ड की संकर वैरायटी करके एक फसल बनाई गई, उसका नाम है ट्रिटिकेल। जैसे कि इसमें अब ये इसका कारण क्या है कि ट्रिटिकेल यानी कि गेहूँ में भी जो ऑयल होता है उसकी मात्रा को बढ़ाया जा सके। अन्य वैरायटी ज़रा देखेंगे गेहूँ, जैसे कि पूसा सिंधु, पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा गौतमी, गा से गौतमी है ना, गा से गेहूँ, पूसा अमूल, पूसा वत्सला, पूसा अनमोल, पूसा किरण, पूसा मालवी, ये सब की सब वैरायटी किसी गेहूं की। याद हम कैसे रखेंगे, किसी के भी नाम में पूसा सिंधु आ जाए, पूसा बसंत, अब देखो ये बस अब ऐसे याद रख लो कि अभी किसी के नाम पे भी पूसा आ जाए, वो सब गेहूं की वैरायटीज है। हमें बस अपवाद याद रखने पड़ेंगे, बाकी सब हम रख लेंगे किसका, गेहूँ का। UP 308 ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक वैरायटी होती IR 340, ये उत्तर प्रदेश में उगाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। UP 308 है ना, UP 308 गेहूं का वैरायटी है। UPAS 120 ये भी गेहूं का वैरायटी है, और साथ में गेहूं के साथ 2 फसली अरहर के लिए सबसे सूटेबल वैरायटी कौन सी है, UPAS 120, 120 जो वैरायटी है, जो मिक्स्ड फार्मिंग में हम अरहर के साथ में इसको लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे धान के बारे में। तो धान में अगर हम देखें, धान में जो सबसे उपयुक्त कंडीशन है फसल के लिए, 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। बरसात की फसल है ये, यानी है ना, खरीफ की फसल है। 25 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक, यानी कि उमस चाहिए उसको, है ना, उमस का मौसम होना चाहिए। बरसात में क्या वर्षा होती है तो धूप भी निकलती है। 100 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल होना चाहिए। ये याद रखना, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक की बात हो रही, कम नहीं। कम किस में रहेगा, गेहूँ में 25 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर चाहिए होता है।
ये अगर देखा जाए ओवरऑल वर्ल्ड में इसको प्रमुख खाद्यान्न मानते हैं, गेहूं को नहीं माना जाता, हाँ धान के बाद गेहूं, लेकिन वैसे मुख्यतः धान प्रमुख खाद्यान्न है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो पंजाब में होती है। राइस ऑफ वोल जिसको बोला जाता है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा, तेलंगाना जो रायलसीमा पठार है उस एरिया में बहुत ज़्यादा ये राइस कल्टीवेशन होता है। इसके अलावा बासमती चावल की जो बुआई दर है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो कितना होता है 15 से 20 kg पर हेक्टेयर होता है, ठीक है ना। कितना बासमती, और लास्ट में इसमें 20 दिख रहा है। यूपी में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि संकर धान की खेती पूरे इंडिया में सबसे अधिक किस राज्य के एरिया में होती है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश, संकर धान की खेती सर्वाधिक। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, चलिए ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। अब अगर हम बात करेंगे इनके बोने का समय, चूंकि ये कैसी खरीफ की फसल है तो ये बरसात में बोई जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर गेहूं की फसलें 2 या 3 राउंड अप में होती हैं। जैसे अमन जो वेराइटी है ये जून और जुलाई में इसकी बिजाई होती है और नवंबर और दिसंबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो अमन, नाना जून में। ओस या फिर कार है ना, क्या है वेराइटी है ओस या कार, तो इसको ऑस्कर ही पढ़ लो। तो ऑस्कर की जो वेराइटी है वो कहाँ पे, मई जून में इसकी सोइंग होती है। तो यहाँ में कैसे याद रख लेंगे कि ऑस्कर किसको मिला है, मई को मिला है ऑस्कर। तो मई जून में बिजाई होती है, सितंबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, मतलब 4 महीने का डिफरेंस। बोरो या दलू ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी हो जाती है। ये नवंबर दिसंबर में लगाई जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो अगर कभी एग्जाम में हमें ये स्टेटमेंट दे दे कि जो धान की फसल है इसकी बिजाई नवंबर दिसंबर में भी की जाती है, तो हम इस स्टेटमेंट को गलत नहीं मान सकते, क्योंकि धान की ऐसी वेराइटीज़ हैं जिनकी बिजाई नवंबर दिसंबर में करी जाती है, जैसे कि बोरो दलू नवंबर दिसंबर में इसकी सोइंग होती है, राइट। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ वेराइटीज़ के बारे में। जैसे देखो धान जब बनता है यानी कि चावल जब पकाया जाता है तो उसमें बहुत सुगंध आती है। तो एक तो चावल की जनरली वेराइटीज़ के नाम इसके सुगंध स्मेल के नाम पे रखा गया है। दूसरा वाइट होता है कलर का, तो श्वेत होता है ना, सफ़ेद होता है श्वेत कलर, तो दूसरा वेराइटी इनके नाम पे रखा गया है। जैसे जो गेहूँ सुनहला होता है, धान सफ़ेद, देखते हैं जैसे देखते मही सुगंधा, तो इसमें सुगंध का वर्ड आ रहा, तो ये धान की। आभा देखो, आभा का मतलब क्या हो गया, आभा मतलब होता है प्रकाश, है ना, लाइट, सफ़ेदी, आभा इस तरीके से, है ना। आभा लिए कोई चीज़ होती है तो सफ़ेदी लिए। इसके अलावा अभय, जिसको बिल्कुल भय ना हो। अब जहाँ पर भय होता है वहाँ पे अंधकार होता है, और जहाँ पे भय ना हो वहाँ पे कैसा होगा, वाइट होगा, प्रकाश होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, धान, अभय धान। तो भय मीन्स डार्कनेस, अंधेरा, और जहाँ पे अभय नहीं है तो यानी कि वहाँ पे लाइट है, वाइट लाइट। आदित्य भी किसको बोलते हैं, सूर्य। तो सूर्य भी कैसा, सफ़ेद चमकता है शुरुआत में, है ना। सूर्य कैसा चमकता है, सफ़ेद। और वीट की जो जितनी भी है वो सोने से, है ना, स्वर्ण गोल्डन, सूर्य से नहीं है, ये सब गोल्डन से हो। जबकि धान का रहेगा सब चीज़ लाइट से। आकाश भी हमें कैसा दिखाई देता है, आकाशी हमें कैसा दिखाई देता है, एकदम वाइट दिखाई देता है, लेकिन वो तो प्रकाश की वजह से हमें नीला दिखता है। अमन जहाँ पे अमन शांति, अमन का प्रतीक, अमन का किस कलर का प्रतीक है, ये श्वेत जो है वो अमन का प्रतीक होता है हमेशा, तो अमन की वैरायटी भी वही रहेगी। अंबिका, है ना, तो अंबिका धान ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसके अलावा दीप्ति मतलब भी वही प्रकाश है। गजपति का मतलब क्या होगा, यानी कि गज के पति, यानी कि इंद्र, भगवान इंद्र, आकाश, इस प्रकार से याद रखेंगे। गरिमा मतलब जहाँ पर आपकी जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहती है, उसी को गरिमा बोलते हैं, यानी कि लाइट, आपका प्रकाश मेंटेन रहता है। गीतांजलि, है ना, अंजलि, ये इसी से वर्ड याद रखो, लाइट है। PNR 546। चलिए अब ये देखो उन्नत पूसा बासमती, है ना, तो पूसा तो वर्ड आ गया, लेकिन इसमें बासमती है तो बासमती तो राइस होता है। साकेत का मतलब क्या होता है, सफ़ेद होता है। और सरजू का मतलब, सरजू एक नदी भी है, तो ऐसे याद रख लो, सरजू सफ़ेद, राइट। तो हमने देखा है कि जनरली धान की जो वेराइटीज़ हैं हमें कैसे, वाइट कलर से या फिर जो लाइट है वहाँ से हम कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जमुना। अब दूसरा जो तरीका याद रखने का, जनरली जो नदियों के नाम है, गोमती को छोड़ दो अगर आप, गोमती नदी, गा से गोमती, गा से गेहूँ, बाकी जो भी नदियों के नाम हैं वो धान की वैरायटीज़ के नाम पे मतलब धान की वैरायटीज़ उनके नाम पे रखी गई है। क्यों, क्योंकि धान को चाहिए होता पानी, जैसे कि जमुना। इसके अलावा जमुना के बाद देखेंगे कृष्णा, कावेरी, ये इसके अलावा हंसा, विजया, पद्मा खुद किसको बोला जाता है, पद्मा, गंगा। अन्नपूर्णा, अन्न का कौन पूर्ण कर सकता है, धान। बाला या बकुला कैसा होता है, सफ़ेद कलर का। रचना भी धान है। इसके अलावा देखते हैं करुणा। अब देखो करुणा को हम कैसे याद रखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो चावल पक के कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत करुण हो जाता है चावल। जया, ये पहली बोनी प्रजाति है, याद रखना, जो जया है धान की पहली बोनी प्रजाति जया है। कांची का मतलब क्या होता है,
कांची एक नदी का नाम भी है और कांची एक शहर का नाम भी है। जगन्नाथ, तो ऐसे याद रखेंगे, तो उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, तो वहाँ पे उड़ीसा में वैसे भी स्टेपल फूड क्या है, ये राइस है। कांची में भी स्टेपल फूड क्या है, राइस है। हंसा, हंस कैसा होता है, वाइट होता है, तो उसका भी कलर, धान का कलर कैसा होता है, वाइट होता है। विजय, विजय हमेशा सफ़ेद प्रकाश की वजह होती है, अंधकार की हार होती है ये। पद्मा, पद्मा गंगा का दूसरा नाम है। अन्नपूर्णा, ठीक है, तो अन्नपूर्णा धान, धान से अन्न की पूर्ति हो सकती है। बाला, बाला क्या है, वाइट कलर का, बाला वाइट। रत्ना, तो रत्ना, अब देखो दो चीज़ें याद रखना, जो रत्ना अकेला आ गया और यहाँ पर हमें देखने को मिला था, ये था देश रतन, ठीक है, तो देश रतन, देश का रतन क्या है, गेहूँ है, और जबकि रत्ना अकेला आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, चावल। इसके अलावा पूसा सुगंधा, पूसा आर एच का मतलब ही राइस है, पूसा सुगंधा तो सुगंध है किसमें, राइस में। इसके अलावा ये देखो गोविंद, गोविंद भोग लगता है, गोविंद भोग, गोविंद भगवान, सफ़ेद। जया, जया क्या था, पहली डॉर्फ वैरायटी जिसको डेवलप किया, जया जो है पहली डॉर्फ वैरायटी यानी कि बोनी प्रजाति। इसके अलावा एक वैरायटी आपकी लूनी श्री, तो लूनी जो श्री है ना, श्री जगन्नाथ मंदिर का नाम हम जानते हैं, तो इसको डेवलप किया है CRRI कटक ने, वहीं पर तो उड़ीसा ही में तो कटक है, तो लूनी श्री को डेवलप किया है CRRI कटक। अब सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक में, जबकि नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये है आपका हैदराबाद में, है ना। हाँ, इसके अलावा DRR45, ये है हाई जिंक वैरायटी, इसमें जिंक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। देखो डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, इसके फुल फॉर्म हमें याद रखने पड़ते हैं, तब हम डिसाइड कर पाते हैं किसका वैरायटी। तो DRR डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, ये कहाँ पर लोकेट करता है, हैदराबाद में। उन्होंने 45 जो वैरायटी बनाई है जिंक रिच्ड वैरायटी है, तो ये याद रखना। जिंक रिच्ड वैरायटी कौन सी है, DRR45। और पहली CRRI के द्वारा जो डेवलप करी गई वैरायटी वो लूनीसुरी है। जया पहली डॉर्फ वैरायटी है। जबकि शुष्क सम्राट, शुष्क का मतलब क्या होता है, ड्राई, ड्राई इलाकों में भी जो धान पैदा हो सके, ठीक है ना, उसका वैरायटी का नाम है शुष्क सम्राट। इसके अलावा हाइब्रिड में देखेंगे पूसा RS से राइस 10, PHB 71, गंगा नदी का नाम है, सुरुचि नदी का नाम है, सह्याद्री, सह्याद्री मतलब जैसे हिमालय से कनेक्ट करो आप, सह्याद्री हिमालय की पहाड़ियाँ हैं तो वो हमें हमेशा हिम से ढकी रहती हैं, सफ़ेद होती हैं, तो सफ़ेद चावल भी होता है। KRH राइस 2 दिख रहा है। न्यू वैराइटीज़ कौन कौन से, धन राशि RS24, GR8, डांडी, डांडी भी किसकी है, राइस की, जैसे याद रख लो, डांडिया खेलते हो, राइस भी खाते हैं। शाह सारंग, सारंग मतलब होता है जल, है ना, तो जल में ही होता है क्या, धान। गौरी, गौरी मीन सफ़ेद, श्वेता मीन सफ़ेद, धान। भूदेव, भूखे देव कौन होता है, पानी, भूदेव मतलब होता है राजा, राजा को क्या पसंद है, राइस पसंद है। वर्षा में क्या होता है, जल होता है। पंत धान 15, पासे पंत और पासे धान, इसमें नाम ही धान है। और चिंगम, चिंगम कैसे चबाते चबाते चिंगम कैसी हो जाती, सफ़ेद हो जाती, तो ये कैसे कलर का हो गया, सफ़ेद, और सफ़ेद क्या होता है आपका, धान होता है, ठीक है। तो ये तरीका हमने अपनाया है वीट और इसकी वेराइटीज़ को, जो भी राइस वगैरह इसकी वेराइटीज़ को याद करने का। आई होप चीज़ें आपको याद हो रही होंगी। अब हम बात करेंगे मोठ। मोठ एक तरीके से जड़िया वैरायटी होती है, मोठ में मरुबहार होती है और ज्वाला होती है। एग्जाम में एक आध बार क्वेश्चन मोठ से पूछा गया, एक फसल होती है, ठीक है। तो मोठ की वैराइटीज़ है जड़िया, मरुबहार और ज्वाला। अब हम आगे देखते हैं कपास के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट फसल हमारी हो जाती है। कपास जनरली ये मालवेसी कुल का एक पौधा होता है, ठीक है। मालवेसी कुल का मतलब जो भिंडी है, ये भी मालवेसी कुल का पौधा है। कपास है, भिंडी है, ये दोनों मालवेसी कुल के पौधे होते हैं। उनके आप जनरली जो फूल देखोगे और पत्ते देखोगे ना, उनकी बनावट एक जैसी, इनके आधार पर इनको मालवेसी कुल में रखा गया है। जनरली दो वैराइटीज़ है, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन और न्यू वर्ल्ड कॉटन। बर्थ प्लेस कॉटन की अगर बात करें तो देसी कपास का जन्म स्थान वो भारत और इंडो चाइना है, यानी कि इंडिया और चाइना की रीजन में। लेकिन अमेरिकन कपास का जो जन्म स्थान है वो नॉर्थ अमेरिका ना होगा, साउथ अमेरिका और मैक्सिको है, ठीक है ना। मैक्सिको, जैसे कि हम देखेंगे अगर नॉर्थ अमेरिका को देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका क्या है, ये कनेक्ट है, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट, और यहाँ से ये जो रीजन है ये साउथ अमेरिका वाला रीजन है। तो ये वाला पार्ट जो है ये है, इसके बाद अब नॉर्थ अमेरिका में होता है, ठीक है। इंडिया पहली कंट्री है जिसने हाइब्रिड कॉटन की हाइब्रिड वैरायटी बनाई थी, ये भी याद रखना है, वरना हमें दिमाग में जाएगा कि अमेरिका हो सकता है, बट इंडिया है। ये उत्पादन के लिए जनरली देखें जहाँ पर प्रोड्यूस होता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, ठीक है, गर्मी चाहिए इसको। ब्लैक सॉइल चाहिए जो कि हमारे डेक्कन प्लेटिंग पर मिलती है, और इसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, क्योंकि 1.5 साल की अवधि की फसल होती है। तो अगर इसमें कोहरा पड़ गया तो फिर ये फसल नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, यानी कि मॉडरेट टाइप ऑफ रेनफॉल इसको चाहिए। इसके अलावा इसको वाइट गोल्ड जानते हैं के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें कौन सा रीजन वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश का खंडवा खरगोन डिस्ट्रिक्ट को हम वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं, जो रीजन है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो लगभग 6 से 8 मंथ्स का होता है, बट ज़्यादा ही होता है। हालांकि एक MCQs आया था एग्जाम में कि तो उसमें 6 से 8 मंथ सही माना गया है।
इसके अलावा अगर बात करें MCQ उन्होंने दे दिया कि किस रीजन को ज़्यादातर हम रिच मानेंगे तो प्रोड्यूस करता है कॉटन को, तो उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है। हम पश्चिम और दक्षिण भारत नहीं मान सकते, दक्षिण भारत में नहीं होता है। पश्चिम और पश्चिम भारत का मतलब ये है उत्तर पश्चिम, यानी कि ये वाला इलाका उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, और ये वाला पश्चिम, ये वाला बेल्ट है आपका कॉटन का, ठीक है। ये साउथ में नहीं जाना है हमें, ठीक है। औसतन सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश, राइट। औसतन यानी कि प्रोडक्टिविटी कहाँ पर अधिक उत्पादित होती है वो आंध्र प्रदेश में। आइए अब हम बात करते हैं कॉटन की इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ के बारे में। देसी, श्यामली, शुबिन और सुजाता। जैसे सुजाता का तो मतलब हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सुजाता को, देखो जब हम सूज जाते हैं तो हमारे पट्टी होती है, तो पट्टी में कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सुजाता। शुबिन तो आप इसी को वैसे ही मान ले, शुबिन सुबह सुबह हम क्या करते हैं, कपास यानी कि कॉटन का प्रयोग करते हैं हर कोई, शुबिन। और देसी श्यामली, तो देसी वैरायटी है श्यामली, नाम भले इसका श्यामली है लेकिन है ये कैसी, कपास, तो श्यामली कपास, ऐसे याद रख सकते हैं, श्यामली कपास। तो 3 फसलें हमने देख ली, 4 इवन। अब हम बात करेंगे कुछ तिलहन के बारे में। तिलहन की अगर बात करेंगे तो इसमें जो सबसे पहली जो वैरायटी हमें देखने को मिलेगी वो हम पहले इनकी कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं देखते हैं, या पहले वैरायटीज ही देख लेते हैं। सबसे पहले सरसों की वैरायटीज। अब सरसों हमें ये पता है तिलहन के लिए बहुत रिच सोर्स है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन इसका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा एरियाज में नहीं हो पाता है। प्रोडक्शन का मतलब है इसका ग्रोथ जो है, ग्रो, तो इसकी जो सरसों का तेल कैसा होता है, पीला है ना, और सरसों भी पीली होती है, तो पीताम्बरी अंबर जिसका कैसा है, पीला है। इसके अलावा पूसा बोल्ड, ये याद रखना है ना, पूसा जो बोल्ड है ना, बोल्ड किसकी है, ये है ये सरसों। तो हम कैसे याद रखेंगे, कोई सरस व्यक्ति क्या बोल्ड हो सकता है, कोई सरस व्यक्ति, सरस मतलब सिंपल व्यक्ति बोल्ड हो सकता है, उस तरीके से। वरुणा, वरुणा जनरली, वरुणा भी किसकी वैरायटी, अब देखो हम फीमेल नाम दिख रहा है ना वरुणा, तो वरुणा किसकी वैरायटी, सरसों की। इसके अलावा जय किसान, जय किसान जय जवान। अब जय किसान क्या आप करोगे, जब आप सरसों का तेल प्रयोग करोगे तभी जय किसान का नारा दे सकते हैं। ग्राउंडनट की वैरायटी देखेंगे तो कौशल, चंद्रा और चित्रा। तो कौशल देखो, अगर आपके पास कौशल है तभी आप ग्राउंड से नट निकाल सकते हैं। चंद्रा और चित्रा, उसको हम कैसे देखेंगे, हम ग्राउंड से चंद्रा को यानी कि चंदा मामा को देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। और हमारी जो भी सैटेलाइट होती है वो ग्राउंड की ही तो चित्र निकालती है, तो इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे कि सैटेलाइट्स का जो मैपिंग होती है वो किससे, कि ग्राउंड से ही होती है। तो ग्राउंडनट की वैरायटीज कौशल, चंद्रा और चित्रा। इसके अलावा सनफ्लावर की बात करेंगे तो सनफ्लावर के जनरली जो खेती है वो हमने रसिया से ली है, यानी कि रसिया से स्टार्टिंग करी है। और इसमें एक लाइनोलिक एसिड होता है जो कि 64% होता है, और ये इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है कि हमारी धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उसको साफ करने का काम करता है लाइनोलिक एसिड। तो सनफ्लावर में कौन सा एसिड होता है, लाइनोलिक एसिड। कितने परसेंट, 64%। इसका काम क्या है, ये पहली बात यही याद रखो कि ये हेल्दी है कि अनहेल्दी है, तो आंसर इज हेल्दी है। तो और क्या काम करता है, ये कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल धमनियों से हमारा जमा जो होता है, हमारे बुरा कोलेस्ट्रॉल उसको ख़त्म कर देता है। यूरिक एसिड सरसों में पाया जाएगा, ठीक है। यूरिक एसिड अनहेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए, एक चीज़ याद रखना है। अब सरसों में हमें जो चिरपराहट दिखाई देती है उसमें स्मेल पंजेंसी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, आइसोहिटोसाइनेट, ठीक है, आइसोटियोसाइनेट, ठीक है। और सरसों की खली जनरली इसमें प्रोटीन तो होता है लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, ना इंसान ना जानवर। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ग्लूकोसिनोलेट्स नाम का एक कंपोनेंट होता है, इसकी वजह से ये अनसूटेबल हो जाता है हमारे प्रयोग करने के लिए। अगर आप इसका प्रयोग कर भी रहे हैं ग्लूकोसिनोलेट्स, तो इसकी वजह से जानवरों में, इंसानों में भी घेंगा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ग्लूकोसिनोलेट्स की वजह से हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन सरसों की एक वैरायटी जिसका नाम है टेरिगलम 60, टेरिगलम 60 में ग्लूकोसिनोलेट्स कम मात्रा में पाया जाता है, इस वजह से इसकी बनी खली का प्रयोग हम जानवरों को करा सकते हैं। अगर हम बात करें मूंगफली की, तो मूंगफली की विशेषता ये है कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, स्वयं से इसमें परागण हो जाता है। पैगिंग विधि इसमें जनरली इस्तेमाल करी जाती है, जैसे टेस्लिंग विधि जो है, टेस्लिंग विधि जो है वो मक्का में इस्तेमाल होती है, मक्का की हार्वेस्टिंग एक विधि होती है टेस्लिंग, ठीक है। पैगिंग विधि ग्राउंडनट में। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है एंटी सॉइल इरोजन का मतलब है कि जहाँ पर मिट्टी के कटाव की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, मिट्टी अपरदन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ऐसे शुष्क इलाकों में ये ग्राउंडनट की जो है बहुत अच्छी फसल प्रूफ होती है वहाँ की मिट्टी को कंजर्व करने के लिए। वेल ड्रेन्ड एरियाज पे होती है,
तो ये एंटी इरोजन अपरदन वाले क्षेत्रों के लिए तो ये बहुत अच्छी है ये, लेकिन साथ में ये एरिड जो लैंड होता है, एरिड लैंड यानी कि शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पे भी इसकी खेती आपकी मिट्टी को संरक्षित करती है। तो मिट्टी को झेलने वाली फसल, इसी वजह से तो हम देखेंगे गुजरात और राजस्थान में ग्राउंडनट अच्छी खासी होती है। इसके लिए हमें ब्लैक सॉइल की आवश्यकता होती है, हालांकि ये हर प्रकार की मिट्टी में उत्पन्न हो सकती है। गेहूँ जब ये जो होता है, मूंगफली में जिप्सम की रिक्वायरमेंट्स बहुत होती है। अब ऐसा क्यों है? जिप्सम हमें खाद बहुत चाहिए होता है। देखो अब चूंकि हमें ये पता है कि जो मूंगफली है वो एरिड लैंड में हो रही है, एरिड लैंड कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। तो जो भूमि एल्कलाइन होती है उसका सॉल्यूशन ही जिप्सम है, और जिप्सम कहाँ पे? जो माउंट आबू है वहाँ का। तो हर चीज़, ये सब चीज़ें आप कनेक्ट करो तो ये राजस्थान से कनेक्ट होती कि नहीं होती, ये बताओ। राजस्थान गुजरात में कनेक्ट होती हैं, हाँ या ना? एरिड लैंड है, एल्कलाइन हो गया तो जिप्सम वहाँ पे फेंकनी पड़ेगी, और जिप्सम वहाँ पे माउंट आबू में ही मिल जाती है। इसके अलावा एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक जो टॉपिक्स होते हैं इनमें उगाया जाता है इस बेल्ट में, ठीक है। तो ग्राउंडनट के बारे में हमने चर्चा कर ली। जनरली तिलहन के बारे में चर्चा करी। तिलहन की अगर हम बात करेंगे तो तिलहन में सोयाबीन जो है वो भी दलहन और तिलहन दोनों में आता है, क्योंकि उसमें ऑयल 22% और प्रोटीन 45% होता है। इस वजह से सोयाबीन एकमात्र ऐसा कह सकते हैं नॉन फसल है हमारे लिए जहाँ पे दलहन और तिलहन दोनों में काउंट किया जाता है। सोयाबीन की खली में प्रोटीन जो है 50% प्रोटीन पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने परसेंट? 50% प्रोटीन। इस वजह से ये जानवरों का फोडर यानी कि चारा बहुत अच्छा बनता है। हालांकि अब आज के टाइम पे सोयाबीन से क्या मिल्क भी बन रहा है जो कि बहुत पौष्टिक होता है। इसके अलावा जो पनीर होता है इसका भी निर्माण मार्केट में हो रहा है सोयाबीन का, क्योंकि इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में है। दालों की बात करेंगे तो अरहर और मटर। तो दालों में हमें ये पता होना चाहिए कि जो कोबाल्ट होता है वो दलहन की फसल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोबाल्ट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इसकी हमें बहुत आवश्यकता होती है दलहन की फसल में। फॉस्फोरस की बहुत आवश्यकता, सल्फर से इसकी जड़ों में गांठ बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रंथियों का निर्माण करता है सल्फर। अगर हम बात करेंगे फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस जनरली किसी भी फसल के लिए डिजीज़ रेजिस्टेंस का काम करता है। डिजीज़ रेजिस्टेंस यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अगर हम बात करेंगे पोटास या पोटेशियम की, तो ये जनरली क्या है, इसमें क्या बात है, ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़मीन की बढ़ा देता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ठीक है। और जनरली जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें क्या होता है कि फॉस्फोरस की कमी होती है। जो डिसीज़ रेजिस्टेंस वाला है ये भारत की हर एक मिट्टी में कम है। अगर हम बात करें कि कौन सा हमारा कंपोनेंट भारत की मिट्टी में कम है, तो हम कहेंगे जिंक हर एक प्रकार की मिट्टी में कम ही पाया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे फॉस्फोरस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये दोनों कम पाए जाते हैं, फॉस्फोरस एंड जिंक। आगे देखते हैं। हाँ, दलहन की बात कर रही, अरहर की बात कर रहे हैं तो एमपी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का। ये कम हर साल बढ़ता घटता रहता है। अब जो हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं वो क्यों, वो दलहन में कौन सा फर्टिलाइज़र है, इसका रेशियो पूछा गया एग्जाम में, तो 1:2:2। अब देखो 1 NPK का होता है रेशियो, N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, K से पोटेशियम। अब मैंने क्या बताया कि हमारे यहाँ पे फॉस्फोरस और पोटेशियम दोनों कम है, अभी बताया आपको, तो ये 2-2 की मात्रा में डाला जाएगा। जबकि नाइट्रोजन हमें ये पता है कि दलहन की जो जड़ें होती हैं स्वयं, यहाँ पे जो राइजोबियम होता है ये खुद ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इस वजह से नाइट्रोजन की आवश्यकता हमें उतनी अधिक नहीं होती। इस वजह से नाइट्रोजन सिर्फ 1 पार्ट, जबकि फॉस्फोरस का 2 पार्ट और पोटेशियम का भी 2 पार्ट। तो ये रेशियो रहेगा हमारा दलहन के लिए। इसके अलावा जो अगर हम 1 हेक्टेयर में अरहर की जो पत्तियां होती हैं उसको बायो मैन्यूर के तौर पे काम इस्तेमाल करेंगे तो हमें 40 किलो नाइट्रोजन प्राप्त होती है, यानी कि बहुत रिच सोर्स होता है। दलहन ना कि सिर्फ खाने में, दलहन हम कह सकते हैं जो बायो मैन्यूर होता है, बायो मैन्यूर का मतलब होता है जो जैविक खाद है उसके रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसका? दालों का अपना। जैसे कि और होता है जो बायो के रूप में इस्तेमाल करी जा सकते हैं, वो लोबिया और मूंग की दाल भी हम इस्तेमाल करते हैं दलहन के रूप में। सीड ट्रीटमेंट, अब जब हम बीज खेतों में फेंकते हैं तो हमारे खेतों में बहुत सारी फंगस होते हैं जो हमारे बीजों को खा जाते हैं। तो अब साइंटिफिकली जो खेती करने का विधि ये है कि हम बीजों को उनकी ज़मीन में डालने से पहले, बिजाई करने से पहले ही बीजों को कोई जो फंगिसाइड आते हैं उनसे ट्रीट करते हैं, यानी कि उनमें इनको मिक्स करते हैं जिससे कि सुरक्षित रहेगा बीज। कौन कौन से फंगिसाइड हो सकते हैं? एक इंपॉर्टेंट नाम है, सब याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो हम इन्हें कैप्टन से ट्रीट कर सकते हैं, कैप्टन, बेबिस्टिन से, बेसिकॉल से, या फिर थीरम से, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक फंगिसाइड से आप इस जो भी सीड होते हैं पल्सेस के वो ट्रीट कर सकते हैं। जनरली लोग थीरम हर एक जगह अवेलेबल होता है तो थीरम का प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज होती हैं, जैसे कि सिंजेंटा का कंपनी अलग आता है, माइको वाला, ये सब अलग अलग प्रकार का आता है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे मक्का। मक्का भी प्रमुख खाद्यान्नों में से एक है। इसको जनरली क्वीन ऑफ सीरियल्स यानी कि खाद्यान्नों की रानी कहा जाता है। ये जो फसल है 90 से 120 दिन की अवधि में मैच्योर हो पाती है। मेज को C4 प्लांट कहा जाता है, ठीक है। और जनरली इसका प्रयोग स्टार्च और डेक्सीट्रोन और साइटॉक्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके लिए डेक्सीट्रोन और साइटॉक्स। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मक्के का प्रयोग कॉर्न विस्की बनाने में भी होता है। जैसे कि कोयम की बात करेंगे तो इसको हम बियर ऑफ ब्राज़ील बोलते हैं। ब्राज़ील में जो बियर बनाई जाती है मक्के का प्रयोग करके बनाई जाती है, कोयम। इसके अलावा मक्के की जो अन्य चीज़ें हैं वो ये हैं कि मक्के को हम किसी भी मौसम में उगा सकते हैं। किसी भी मौसम का मतलब होता है कि रबी मौसम में, खरीफ में और जायद में, ये तीनों फसलों का जो साइकिल है उसमें उगाया जा सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन इसमें होता है। और सबसे बड़ी बात ही उभय लिंगाश्रयी पौधा है इसमें, यानी कि जो मेल एंड फीमेल जो पार्ट्स होते हैं दोनों ही इसी पौधा के पास होते हैं। मक्के का एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डिटेसलिंग। डिटेसलिंग एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जैसे कि पैगिंग विधि किससे रिलेटेड होती है, ग्राउंडनट से, उसी तरीके से डिटेसलिंग विधि रिलेटेड होती है मक्का से। होता ये है कि स्टाइल जो होता है, यानी कि मादा पार्ट होता है टेसल को पौधे से जो हटाने की प्रक्रिया, इसी को हम डिटेसलिंग बोलते हैं। जो मक्के में जो प्रोटीन होता है वो होता है जीन नाम का प्रोटीन होता है, और इसमें ट्राइटोफेन और लाइजीन की कमी होती है। ट्रिप्टोफेज और लाइजीन की कमी होती है जीन में। इसके अलावा इसकी वैरायटीज़ की बात करें तो शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज़ है मक्के की। तो हमें शक्तिमान कैसा है, मक्का, तो याद रखो कि शक्तिमान कैसा है, मक्का भी जाता है, या ऐसे याद रख सकते हैं।